नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और हम लोगों ने पिछले समझा था कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, और उसी कड़ी में हम लोग आज समझने वाले हैं कि उससे अगली जो तकनीक है TPIVF और डिजाइनर बेबी, वो क्या होता है। तो TPIVF आज का मेरा टॉपिक है। TPIVF थ्री पेरेंट IVF, इसको हम लोग TPIVF अर्थात थ्री पेरेंट IVF तकनीक कहते हैं। साधारण सा इसका मतलब हम समझें तो तीन माता पिता की संतान, अर्थात एक बच्चे की तीन माँ पिता होते हैं। थ्री पेरेंट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है थ्री पेरेंट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, TPIVF, थ्री पेरेंट IVF या फिर थ्री पेरेंट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तीन माता पिता की संतान। आज का जो हमारा की पॉइंट है जो आज हम डिस्कस करेंगे, उसमें हम लोग TPIVF को डिस्कस करेंगे, जैविक माता पिता और डोनर क्या होता है, डोनर माता क्या है, उसके बाद इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, TPIVF की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके बाद इसके लाभ क्या है, दोष और तकनीक कैसे काम करता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए उससे पहले कुछ रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में थोड़ा सा चर्चा किया था कि सामान्यतः सामान्य जनन रिप्रोडक्शन कैसे होता है। यहाँ पे हम लोगों ने समझा था कि जो शुक्राणु होता है, पुरुष का जो शुक्राणु होता है अर्थात 23, और फिर माताओं का जो एग होता है, ओवम होता है, अंडाणु होता है, वो 23, ये दोनों का संयोग होकर जो है 46 गुणसूत्र का जाइगोट बनता है। 46 गुणसूत्र का जाइगोट बनता है। इसका नाम क्या होता है, जाइगोट। 46 गुणसूत्र का जाइगोट बनता है, और तब जो है बेबी का प्रोसेस शुरू होता है और बेबी जन्म लेता है। ये हम यहाँ पे आप लोगों ने सुना था कि मानव में जो है 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। तो फिर यहाँ पे 23 हम क्यों लिए, यहाँ पे हमने स्पर्म में 23 क्यों लिया, फिर वहाँ पे भी हम लोगों ने मानी माताओं के भी सेल में हम लोगों ने 23 लिया, 23 गुणसूत्र का। तो हमने बताया था कि हमारे शरीर में दो प्रकार की सेल पाई जाती है, एक सोमेटिक सेल और दूसरा सेक्स सेल। और स्पर्म और एग ये दोनों जो है सेक्स सेल की कैटेगरी में है, और सेक्स सेल में 23 ही पाया जाता है, 46 नहीं पाया जाता है। बाकी बात पूरे शरीर के किसी भाग में जो है सोमेटिक सेल पाया जाता है, और स्पर्म में जो है 23 और एग में 23। तो ये हमने समझा था। आज जो हम लोग बात करेंगे उसमें TPIVF के बारे में, तो उससे पहले कुछ और चीज समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, अर्थात जब सामान्य से नेचुरली जब ये प्रोसेस होकर के बेबी का जन्म होता ही है, तो फिर ये TPIVF या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए, जनरली जो है नेचुरल प्रोसेस के तहत एक बेबी का जन्म होता है, लेकिन कोई कोई औरत जो होती है या कोई कोई माताएं बहनें जो होती है, उनकी क्या होती है कि वो बांझपन का शिकार हो जाती है, अर्थात वो बेबी को कंसीव नहीं कर सकती हैं। तो इस वजह से जो है लेबोरेटरी में उनके स्पर्म को और एग को जो है एवुलेट करवाया जाता है, एवुलेशन करवाया जाता है, और उसके बाद जो है उसको फिर जो है प्रत्यारोपित कर दिया जाता है उनके गर्भाशय में। उसके बाद जो है वही प्रक्रिया अंदर ना होकर, मतलब उनके गर्भाशय में ना होकर, हम लोग प्रयोगशाला में करवा देते हैं, और उसी तकनीक को IVF तकनीक कहा जाता है। तो इसकी आवश्यकता, टेस्ट ट्यूब बेबी की आवश्यकता इसलिए पड़ी चूंकि जो है प्रत्येक स्त्री जो है वो नेचुरल प्रोसेस के तहत जो एवोल्यूशन का काम होता है वो नहीं कर सकती है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग प्रयोगशाला में करवाएं। उसके बाद ये TPIVF क्या है, तो इसको समझते हैं आप। देखिए, हमारे शरीर में क्या पाया जाता है, और प्रत्येक जीव जंतु के शरीर में क्या है, कोशिका है। तो ये एक कोशिका है, इसका नाम क्या है, कोशिका। कोशिका के अंदर कुछ कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे एक का नाम हम लिखते हैं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, एक का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, एक का नाम है
राइबोसोम। और भी कुछ होता है, जैसे गोल्जी काय हो गया, तार काय हो गया, तो जिसका काम है उसी को हम लोग लिखते हैं। एक माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा होता है राइबोसोम। आप लोग कक्षा 9वीं में पढ़े होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है। कि माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है ऊर्जा बनाने की फैक्ट्री, अर्थात पावर हाउस ऑफ एनर्जी। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहा जाता है और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। हमारे शरीर में जो भी कार्य होता है उसके लिए जो ऊर्जा का निर्माण है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है और प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम करता है। तो कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है खराब हो जाता है, अर्थात यह स्वस्थ नहीं रह पाता है। और केंद्रक में क्या है, केंद्रक में पाया जाता है आपका डीएनए। केंद्रक में क्या पाया जाता है, डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जिस प्रकार केंद्रक में खुद का डीएनए पाया जाता है उसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है, खुद का डीएनए। और डीएनए पाए जाने के कारण ही जो है इसमें गुणसूत्र भी पाया जाता है। तो कोशिका के 2 कोशिकांग हुए, एक हुआ आपका माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा हुआ केंद्रक। तो केंद्रक में पाया जाता है डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया में ही पाया जाता है डीएनए। तो हुआ क्या कि डीएनए में जो है, डीएनए जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए, जिसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को एमडीएनए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया खराबी। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, हमारे शरीर में अर्थात बेबी के शरीर में, बच्चे के शरीर में गुणसूत्र जो है पिता से आता है और माइटोकॉन्ड्रिया माताओं से आता है। हमारे शरीर में गुणसूत्र किससे आता है, पिता से, और माता से क्या आता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया जो है खराब रहेगा, अगर माताओं का माइटोकॉन्ड्रिया जो है खराब रहेगा, अस्वस्थ रहेगा, तो जब बेबी का जन्म होगा तो उसमें भी क्या चला जाएगा, ये खराब वाला माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि पुरुष के माइटोकॉन्ड्रिया अगर खराब है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर, क्योंकि पुरुष के क्या जाता है, गुणसूत्र जाता है बेबी के शरीर में, उसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया जो है माता के शरीर से जाता है। और माता के शरीर से माता के शरीर का माइटोकॉन्ड्रिया अगर खराब है तो बेबी के शरीर में जाएगा। लेकिन ये जो माता से जाता है, अगर पुत्री, अगर माता के शरीर से गया माइटोकॉन्ड्रिया और पुत्र में गया तो यह कैरी नहीं कर पाई। पुत्र में चला गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर पुत्री में गया तो फिर से वही प्रोसेस शुरू होगा। माता से पुत्री में गया तो पुत्री भी अगर जब बच्चे को जन्म देगी तो उसके शरीर से भी पुत्री में चला जाएगा। यानी कि जब जब स्त्री पे लागू होगा माइटोकॉन्ड्रिया तब तक जो है वो जो खराब डीएनए था, खराब माइटोकॉन्ड्रिया था, वो जो है आगे बढ़ते रहेगा। मतलब एक जेनेटिक प्रॉब्लम का रूप धारण कर लेगा। तो जेनेटिक प्रॉब्लम का रूप धारण कर लेगा, तो इसी से बचने के लिए कंसेप्ट आया 3 माता पिता की संतान। अब यह काम कैसे करता है ये तो समझ गए कि ये TPIVF की आवश्यकता क्यों पड़ी। जेनेटिक जो बीमारी होते हैं और वह भी माइटोकॉन्ड्रियल से संबंधित, उसके निवारण हेतु और माइटोकॉन्ड्रिया में जब खराबी आ जाता है तो उसको ठीक करने के लिए जो है TPIVF तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अब हम समझते हैं कि यह कार्य कैसे करता है। उसके बाद हम जैविक माता, जैविक पिता और डोनर माता का भी चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 माता पिता है, तो 3 को हमको कोशिका लेना पड़ेगा, 3 केंद्रक भी होगा। अब सब में जो है 23 सेक्स सेल होगा।
अब यह जो सेक्स है सब में जो है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि हमको ठीक किसको करना है, माइटोकॉन्ड्रिया को हटाना है। देखिए ये हम लेते हैं, ये हो गया पिता का ले लेते हैं। उसके बाद ये माता का M माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि हम कह सकते हैं अस्वस्थ। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये किस प्रकार का है, अस्वस्थ। और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है स्वस्थ है, स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये काम कैसे करता है ये समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि खराबी किस में था, ये वाला में, यानी कि एक माता का जो ये माइटोकॉन्ड्रिया था ये खराब था, और यह मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ना जाए, इसी को हटाने के लिए हमने एक और माता, इसका नाम हमने दिया डोनर माता। यह आपका है डोनर माता, ये आपका कहलाएगी जैविक माता। इसका नाम होगा आपका जैविक माता, और ये हो जाएगा आपका जैविक पिता। तो जैविक पिता किसको बोलेंगे, जैविक पिता मतलब जिसका खुद का स्पर्म है, जिसका खुद का शुक्राणु है और जिससे बेबी कंसीव होगा, तो वो जैविक पिता। जैविक माता मतलब जिसका गुणसूत्र जो है बच्चे में जाएगा। और यह डोनर माता जो है यह केवल और केवल अपना माइटोकॉन्ड्रियल स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया देगा। अब कैसे इस प्रक्रिया कैसे होगा, तो इसका जो है हम लोग ये केंद्रक को जो है कर देंगे, ये जो केंद्रक है इसको कर देंगे नाश, इसको कर देंगे डिस्ट्रॉय, और केवल इसका ले लेते हैं ये आपका कोशिका, और ये जो था माइटोकॉन्ड्रिया सो, ये माइटोकॉन्ड्रिया अर्थात स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया ले लिए। और इसका जो है इसका क्या खराबी था, इसका माइटोकॉन्ड्रिया खराबी था। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही तो हमको हटाना है, तो इसको हटाना था, तो इसको हम ले लेंगे क्या, अब इसके जो है गुणसूत्र को ले लेंगे। तो इसको हमने ले लिया गुणसूत्र को, इसको छोड़ दिया। अब यह दोनों को जो है आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। तो यह 23 हो गया, और फिर ये आपका आ गया स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए, अब माइटोकॉन्ड्रिया जो खराब माइटोकॉन्ड्रिया था उसको रिप्लेस कैसे किए, तो एक स्वस्थ माता का क्या लिए, गुणसूत्र माइटोकॉन्ड्रिया लिए, और उस माइटोकॉन्ड्रिया को जो है माइटोकॉन्ड्रिया और उस कोशिका में जो था, जो 23 जो ये था गुणसूत्र था माता का, उसको जो है रिप्लेस कर दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए, और उसका जो है कोशिका ले लिए, और उसका जो स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया था वो ले लिए। उसके बाद जो जैविक माता थी उसका जो खराब माइटोकॉन्ड्रिया था उसको हटा दिए, और उसका केवल और केवल गुणसूत्र ले लिए, अर्थात 23 जो था सेक्स सेल वो ले लिए। दोनों को जो है प्रयोगशाला में निषेचित करवाएं, तो हमें प्राप्त हो गया एक स्वस्थ सेक्स सेल। यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, स्वस्थ सेक्स सेल, स्वस्थ सेक्स सेल प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमको एक इस बीमारी को ठीक करना था, तो अब उसके बाद ये जो पिता है, अब इस पिता और इसको दोनों को जो है करा देंगे फर्टिलाइज। तो ये फर्टिलाइज कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, तो यानी कि 23 और 23 ये हो जाएगा 46, और ये स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, और इससे बना आपका। अब इसको जो है प्रयोगशाला में ले जाएंगे, उसके बाद बनेगा TPIVF। तो यानी कि यह भी एक टेस्टिव बेबी ही हुआ, लेकिन 3 माता पिता का, इसीलिए हम लोग इसे कहें 3 माता पिता की संतान। तो यह काम कैसे करता है कि सबसे पहले जिस माता का जो है माइटोकॉन्ड्रिया खराब होता है
उसको लिया जाता है। उसके बाद एक डोनर माता का लिया जाता है जो अपना जो क्या देगी, अपना जो है माइटोकॉन्ड्रिया, स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया देगी। और एक जो है आपका आ जाएगा पुरुष का स्पर्म जो स्वस्थ है। तीनों को जो है निषेचित करवाया जाता है प्रयोगशाला में। उसके बाद जो है स्त्री के जिस स्त्री का जो माइटोकॉन्ड्रिया खराब था, इसको जो है गर्भाशय में इसे प्रत्यारोपित कर दिया जाएगा। उसके बाद जो बेबी जन्म लेगा उसको कहा जाएगा TPIVF, 3 पैरेंट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब समझिए, अब यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ देश जो है, कुछ देश क्या, लगभग देश इसको इलीगल कहते हैं, मतलब यह नेचुरल प्रोसेस के तहत नहीं हुआ, इस वजह से जो है इसको इलीगल मानते हैं। लेकिन एक देश है जिसका नाम है इंग्लैंड। इंग्लैंड ने 2015 फरवरी जो है 2015 में वहाँ की जो संसद है इसने अपने कानून में प्रस्ताव पारित कर दिया कि यह जो है लीगल है। तो सबसे पहला देश जो है बन चुका है कौन, 3 पैरेंट बेबी को जो है मान्यता देने वाला जो है सबसे पहला देश बना इंग्लैंड। और कोई भी देश में इसे वैधानिक रूप से मान्यता नहीं मिली है, केवल और केवल इंग्लैंड को छोड़कर। तो ये प्रक्रिया आप समझ गए। अब इसका लाभ क्या है, तो लाभ आप समझ गए कि जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर के तहत जो बीमारियां उत्पन्न होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित होती है, उसके निवारण हेतु हम इस प्रयोग से जो है ठीक कर सकते हैं। दूसरा आपका क्या है, दोष क्या क्या है, तो दोष इसका बहुत सारा है। देखिए दोष इसका क्या है कि सबसे पहले जो है समाज में जो है इसका नैतिकता, समाज में नैतिकता के खिलाफ जाता है। उसके बाद ये इससे जो है जब माइटोकॉन्ड्रिया को रिप्लेस करते हैं तो सब चीज़ जो होता है लेबोरेटरी में होता है, तो इसमें रिस्क बहुत बढ़ जाता है। हो सकता है कि जैव विविधता को खतरा पहुंचे, बायोडाइवर्सिटी को जो है यह प्रभावित करे, और उसी कारण पूरा जो है इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पे इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो ये किया हो गया। उसके बाद इससे नए प्रकार की हो सकता है, जो नए प्रकार की जो है समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, नए प्रकार की बीमारी हो सकती है। जैसे इसमें जो है सबसे जो है कहा जाता है कि हेपेटाइटिस का शिकार हो सकता है पेशेंट, या फिर कैंसर का शिकार हो सकता है। तो कुछ इस तरह का जो है बीमारी भी उत्पन्न हो सकता है। तकनीक कैसे कार्य करता है समझ गए। जैविक माता क्या है, तो जैविक माता वह माता है जिसका जो गुणसूत्र जो है जाएगा बेबी में। जैविक पिता वह है जिसका जो है स्पर्म जाएगा। और डोनर माता कौन है, तो डोनर माता है जिसका स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया जाएगा। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे। और इस तरह के आप लोग वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। हम इस प्रकार के टॉपिक पे अभी फिलहाल में वीडियो बनाएंगे, जैसे आपका सरोगेसी क्या है, क्लोनिंग क्या है, इस प्रकार का हो गया। उसके बाद बायोमेट्रिक्स क्या होता है, जो बायोलॉजी का कंसेप्ट है, तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो आई होप आप लोग इसे समझे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट किसी भी टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।